हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होता है। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एसिड को हम लोग डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट एसिड्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही बेस को भी हम लोग डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इनको दो और रूपों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन कैपेसिटी। एक तो हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं वीक एसिड या वीक बेस में, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या वीक बेस में डिवाइडेशन से हमें किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ नहीं पता चलती है कि एक्चुअल में इसकी मेजरमेंट क्या है या इसकी मेजरिंग वैल्यू क्या है, या किस वैल्यू के स्ट्रेंथ का एसिड है या किस वैल्यू के स्ट्रेंथ का बेस है। हम इसको नहीं जान सकते हैं। तो एसिड और बेस, इनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं। पीएच स्केल क्या है, सोरेनसन ने पीएच स्केल को कैसे डिजाइन किया था और पीएच स्केल पे कितनी नंबर्स पाई जाती हैं जिनके आधार पर हम लोग वीक एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं और किस वैल्यू से किस वैल्यू तक वीक एसिड या वीक बेस होता है और किस वैल्यू से किस वैल्यू तक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी को लेकर के, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करें। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या चीज है पीएच स्केल। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कैसे स्ट्रेंथ को डिसाइड करें और फिर बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या चीज है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड के अंदर, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि कोई भी बेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और बेस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो एसिडिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस पे, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। और बेस किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अगर मान लें, क्या चीज मान लें कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सॉल्यूशन जो होगा वो ना तो एसिडिक होगा, neither acidic nor basic, ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए किसके, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के, तो ये सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा ना तो ये बेसिक होगा, बल्कि ये कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ना तो इसको हम एसिडिक कहेंगे ना ही इसको बेसिक कहेंगे। तो अगर हम लोग देखें इस तरह के सॉल्यूशन में, तो वाटर के अंदर अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है OH आयन कॉन्सेंट्रेशन में। वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है किसका, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के। तो इसलिए ये सॉल्यूशन जो है यानी वाटर जो है वो कैसा होगा, न्यूट्रल। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब अगर एसिड की बात करें, एसिड की बात करें
तो इन एसिड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज। एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अधिक होता है। तो क्या हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी होता है एसिड में? यस ऑफ कोर्स, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी होगा एसिड में, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में होता है, ये कम मात्रा में होता है। तो इन एसिड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज बट हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल, ये कम होता है। और बेस के अंदर क्या होता है? बेस के अंदर, तो इन बेस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा जो अधिक होगा, बट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल, लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम होगा, लेस अमाउंट में होगा, लेकिन होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी एसिड या किसी भी बेस के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों पाए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेकिन बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। कैसे ये होता है आइए देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी एसिड है, मान लेते हैं कि कोई भी एसिड है। तो कैसे ये एसिड है? सपोज करो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर 10H आयन कॉन्सेंट्रेशन है, 10H आयन कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि 4OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उनकी संख्या 10 है और जो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है उनकी संख्या 4 है। तो अभी 4H आयन कॉन्सेंट्रेशन ये न्यूट्रलाइज कर देंगे 4OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने। अभी इसमें कितना बचा? 6H आयन कॉन्सेंट्रेशन बचा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, क्योंकि OH आयन को न्यूट्रलाइज करने के बाद भी उस सॉल्यूशन में H आयन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर H आयन की संख्या बढ़ रही है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर OH आयन की संख्या बढ़ती तो वो बेसिक हो जाता। जैसे मान लो कि अगर 10H आयन है और 15OH आयन है, तो 10OH आयन जो है वो 10H आयन को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। तो 10H आयन जो है वो 10OH आयन से न्यूट्रलाइज हो गया। अभी इसमें बचा कितना? 5OH आयन। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन H आयन बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर OH आयन बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिकसिटी जो होती है वो उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा बताई जाती है। तो अब एसिड के अंदर क्या मिल गया हमको? एसिड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे बट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। बेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे बट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, लेकिन होंगे दोनों होंगे। तो दोनों के आपस में न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो आयन ज्यादा बचेगा उसी की प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूशन में आएगी। अगर H आयन ज्यादा बचता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर OH आयन ज्यादा बचता है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। इसी चीज को माइंड में रखते हुए 1999 में सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस की थी जिसको कहते हैं pH स्केल। तो इन 1999
In 1909, Sorensen devised a scale In 1909, Sorensen devised a scale on which the strength of acid solution, on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ion or hydronium ion concentration. Hydrogen ion or hydronium ion concentration in them. 1909 में सोरेंसन ने एक स्केल बनाया जिसपे हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ या फिर उसके बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्केल बनाया कैसे गया? ये स्केल बनाया गया इसके द्वारा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके। इसी को नाम दिया गया पीएच स्केल। इट इज नोन एज pH scale, where pH is stand for potence of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को जाना जाता है पीएच स्केल के नाम से, और इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सोरेंसन ने क्या कहा? सोरेंसन ने कहा कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और अगर पीएच वैल्यू घटेगी तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, वो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर घटेंगे और बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे? बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि इसको हम लोग किसी भी डिवाइस पर कैसे देखें। तो सोरेंसन ने क्या किया? सोरेंसन ने एक स्केल बनाया जिसपे 0 से 14 तक के नंबर्स को रखा। सोरेंसन ने एक स्केल बनाया जिसपे 0 से 14 तक के नंबर्स को रखा। इस तरह से एक स्केल बनाया, इस तरह से स्केल बनाया। यहाँ पे इन्होंने 0, यहाँ पे रखा 1, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 5, यहाँ रखा 6, यहाँ रखा 7, यहाँ रखा 8, यहाँ रखा 9, यहाँ रखा 10, यहाँ रखा 11, यहाँ रखा 12, यहाँ रख दिया इन्होंने 13 और यहाँ रख दिया 14। 0 से 14 तक का बनाया। ये 7 वाले को एकदम जो सेंटर में था ये न्यूट्रल को शो करता था। न्यूट्रल। ये सारे के सारे नंबर्स जो थे वो कलर के बेस्ड ऑन थे। यहाँ पे आपको एक कलर मिलेगा पर्टिकुलर, और उस कलर के आधार पर हम लोग किसी भी सॉल्यूशंस का एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। एक्चुअल में सोरेंसन को ये आइडिया आया कहां से ये आइडिया मिला सोरेंसन को? तो देखो
फ्लोरेंसन को ये आइडिया मिला कि अगर हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर इसको कैलकुलेट करें, जैसे वाटर जो होता है वो आयनाइज हो जाता है H आयन और जिसमें OH आयन में, तो अगर H आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट करें तो ये 1 × 10⁻⁻14 मिलता है। H आयन और OH आयन इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट जो होगा, यानी वाटर का आयनिक प्रोडक्ट जो होगा, दैट इज नोन एज Kw। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए कि अगर H आयन concentration is equal to OH ion concentration, then it will be equal to 10⁻⁻7। अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो तो ये 1 × 10⁻⁷ के बराबर होता है। इसका मतलब H आयन और OH आयन किसके लिए इक्वल होते हैं? किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। तो ये 1 × 10⁻⁷ होगा। इसी को लिया गया कहां पे? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। इसलिए पीएच स्केल पे जो वैल्यू 7 थी वो लिया गया किसके लिए? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। चूंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 1 × 10⁻14 है, इसलिए इन्होंने 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स को अपने पीएच स्केल पर डिवाइड किया और इसी के आधार पर इन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बनाया। क्या बनाया? इन्होंने क्या कहा कि ऑल दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7 विल बी एसिडिक। जितने भी सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, ये सब क्या होंगे? एसिडिक होंगे। जितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी 14 तक, ये सब बेसिक सॉल्यूशन होंगे। ये सभी सॉल्यूशंस कैसे होंगे? बेसिक। फिर इन्होंने क्या कहा कि 0 से लेकर के और 3.5 तक ये जो पीएच वाले सॉल्यूशंस होंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और 7.1 से लेकर के 10.5 तक ये सब वीक बेस होंगे, वीक बेस होंगे। और 10.6 से लेकर के 14 तक ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और ये 3.6 से लेकर के 6.9 तक ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड होंगे, वीक एसिड, ये वीक एसिड। तो इस तरह से अब ये चीजें क्लियर हो गई कि जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनका पीएच 7 से कम है वो सभी एसिड हैं, जिनका पीएच 7 से अधिक है ये सभी बेस हैं। तो जिनके पीएच 7 से कम होंगे और 0 से 3.5 के बीच में आएंगे वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी। इससे ज्यादा और 7 से कम होंगे ये सब वीक एसिड होंगी। 7 से ज्यादा लेकिन 10.5 से कम वाले वीक बेस होंगे। लेकिन अगर 10.5 से ऊपर और 14 तक चलते हैं तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे। तो इसी के आधार पे अब हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसका पीएच कैसा हो? 7 हो। जिसका पीएच 7 आएगा वो क्या होगा? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। तो सोरेनसन ने ये स्केल को डिवाइस किया, वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर डिवाइस किया। बात समझ में आ गई? अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिसके पीएच वैल्यू कम है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0 वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम पीएच स्केल पे पीएच की संख्याओं को कैसे जानेंगे?
तो पीएच स्केल पर पीएच की संख्याओं को हम उनके कलर के आधार पर जानेंगे और एक स्ट्रिप हम लोग यूज करते हैं जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है या फिर उसी को हम लोग पीएच स्ट्रिप कहते हैं, पीएच पेपर कहते हैं। उस पे कोई भी सॉल्यूशन डालने पर एक पर्टिकुलर कलर आता है और जैसे ही वो कलर आता है हम पीएच स्केल के कलर से उसको मैच कराते हैं। जिस कलर से वो मैच करेगा वही पीएच उसका होगा। जैसे अगर हम लोग HCl की बात करें तो जब स्ट्रिप पे आप इस तरह से पीएच स्ट्रिप होगी, इस पे HCl एक बूंद HCl डालेंगे तो ये रेड कलर आएगा, ब्राइट रेड। जैसे ही ये ब्राइट रेड कलर आता है तो हम इसको स्केल से मैच कराएंगे। जीरो वाले कॉलम में ब्राइट रेड का कॉलम दिया होगा और जब ब्राइट रेड होगा और उससे ये मैच करेगा तो इसका मतलब इसका पीएच जो है वो कितना है, 0। और अगर पीएच 0 है तो ये कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कलर के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं और इसी को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको डिफरेंट डाइस के मिक्सअप करने से बनाया जाता है। तो अभी हम लोग ये जान लें कि जितने भी न्यूट्रल सबस्टेंसेस होते हैं, न्यूट्रल सबस्टेंसेस have a pH 7। जितने भी न्यूट्रल सबस्टेंसेस होंगे उन सबका जो पीएच होगा वो कैसा होगा, 7 होगा। जितने भी एसिडिक सबस्टेंसेस होंगे, एसिड्स और एसिडिक सबस्टेंसेस, acids or acidic substances have a pH less than 7। एसिड्स या एसिडिक सबस्टेंसेस इनका पीएच जो होता है वो 7 से लेस होता है। और जितने भी बेसेस होते हैं, बेसेस और बेसिक सबस्टेंसेस have a pH more than 7। जितने भी बेसिक सबस्टेंसेस होंगे या बेसिस होंगे इनका पीएच जो होता है वो किससे, 7 से ज्यादा होता है, लेकिन 14 के पास होता है। जो ऐसे सभी सबस्टेंसेस होंगे जिनका पीएच 0 से लेकर 3.5 तक होता है वो सभी कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3.5 से लेकर 7 के अंदर तक के जो होंगे वो सब क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। और 7 से ज्यादा और 10.5 से कम जो होंगे वो वीक बेसिस होंगे, जबकि 10.5 से ज्यादा और 14 तक क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। तो इस स्केल के द्वारा अब हम किसी भी एसिड या बेस, एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस के पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी सॉल्यूशंस के पीएच के आधार पर हम उसके एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिटा लें इसको, मिटा लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल कलर के आधार पर ही डिसाइड किया जा सकता है। जो पीएच स्ट्रिप पे कलर मिलेगा, पीएच स्केल पे जो कलर मिलता है उस कलर के आधार पर ही हम लोग इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। तो कलर को लेकर के और पीएच स्केल से हमें उस कलर को मैच कराना होता है। जिस कलर से वो मैच करेगा उसके ऊपर जो नंबर लिखी रहती है वही उसका पीएच वैल्यू होता है। इसके बाद बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? हम लोगों ने बात किया कि जितने भी कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जैसे लिटमस है या फिनोल्फथलीन है या फिर मेथिल ऑरेंज है, इन सभी इंडिकेटर्स का जो हम लोग यूज करते हैं वो केवल ये जानने के लिए करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, या इसी को हम लोग पीएच पेपर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई है? तो किसी भी चीज को कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ये चीज हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा जान सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? यूनिवर्सल
indicator is a mixture of many different indicators, many different indicators। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एक मिक्सचर है किसके, बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स के, which gives different color, at different pH, जो डिफरेंट कलर देते हैं किस पे, डिफरेंट पीएच वैल्यू पर, भिन्न पीएच वैल्यू पे जो भिन्न कलर देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर या दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ऑल्सो present in the form of pH strip or pH paper। ये pH स्ट्रिप या pH पेपर के रूप में भी पाया जाता है, जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस को डालने पर वो अपना कलर चेंज करता है और इस कलर के द्वारा हम लोग pH स्केल से मैच करा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का pH कितना होगा। तो कुछ कॉमन सब्सटेंसेस को हम लोग चेक करके देख सकते हैं उनका क्या कलर मिलता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, इस कॉन्सेंट्रेट HCl का pH कितना होता है, 0 होता है। और अगर डाइल्यूट HCl की बात करें, डाइल्यूट HCl इसका pH 1 होता है। अगर हम लोग गैस्ट्रिक जूस की बात करें जिसको हमारा पेट निकालता है, गैस्ट्रिक जूस का pH 1.4 होता है। अब 1.4 से आपको पता चल रहा होगा कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि इसका pH कितना है, 1.4 है। अगर हम लोग लेमन जूस की बात करें, लेमन जूस, तो लेमन जूस का जो pH होता है, लेमन जूस का pH जो होता है वो 3.7 के करीब होता है। अगर हम लोग बात करें विनेगर का, विनेगर का जो pH होगा, विनेगर का pH लगभग 4 होता है। तो इस तरह से pH हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सलाइवा है, सलाइवा जिसको हम लोग लार कहते हैं, इसका pH 7.4 होता है। यानी हमारी लार जो होती है वो स्लाइटली बेसिक नेचर की होती है, क्योंकि 7 जो pH होगा वो तो न्यूट्रल होगा, उससे ऊपर चलेंगे तो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ब्लड का pH कितना होता है, ब्लड का pH 5.8 होता है। ब्लड का pH 5.8, सॉरी ब्लड का pH 7.4, ब्लड का pH 7.4 होता है। ठीक इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 11.6 होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका pH हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग pH स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम लोग pH पेपर भी कहते हैं। आपको लेबोरेटरी में चेक करने के लिए pH स्केल मिलेगा, pH पेपर मिलेगा, जिसके आधार पे आप चेक कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन किस स्ट्रेंथ का है, कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो ये चीजें थी जो सोरेनसन ने अपना pH स्केल डिवाइस किया था उसके आधार पर, और pH स्केल डिवाइस था हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो pH की वैल्यू कम होगी, सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH स्केल ज्यादा होगा, और अगर pH स्केल ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में जो pH
की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और सोल्यूशन बेसिक होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सा जान लें हम लोग कि हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत महत्व है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या महत्व है कि जो डाइजेशन होता है वो एक डेफिनेट पीएच पर होता है। अगर वो पीएच ज्यादा हो गया या कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं होगा। जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं उनका एक फिक्स पीएच होता है। पेट हमारा खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। अगर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो है वो चेंज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो सकता है। और जब डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो अगर मान लो कि पीएच घट गया तो ऐसे में हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, और अगर पीएच बढ़ गया तो ऐसे में जो उसकी एसिडिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो एसिडिक कंडीशन के अंदर जो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं वो एंजाइम्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे और प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज कि अगर माउथ का पीएच चेंज हो जाए, यानी पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, टूथ डीके, अगर मान लेते हैं कि हमारे मुंह का पीएच चेंज हो गया तो अगर मुंह का पीएच चेंज हो जाएगा तो ऐसे में हमारे डेंटल कैरीज होने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे। दांतों के जो ऊपर का टूथ एनामल है, ये टूथ एनामल जो होगा वो एसिडिक मीडियम में घुल जाता है और जिससे दांत घिसने लगेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि माउथ के पीएच को मेंटेन रखें, ज्यादा से ज्यादा शुगरी सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ना करें, कम से कम शुगरी सब्सटेंसेस खाएं और खाने के बाद बढ़िया से ब्रशिंग करें, मुंह धोएं, कुल्ला करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मीठा खा लेने के बाद पानी नहीं पीते हैं और इस मीठे को हमारे माउथ की जो बैक्टीरियाज हैं वो इसको डिकम्पोज करती हैं जिससे एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब एसिड का फॉर्मेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में मुंह के अंदर क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होगी और ये एसिड जो होगी वो टूथ इनेमल्स को गला देती है। हालांकि टूथ इनेमल्स हार्डेस्ट मटेरियल है, फिर भी एसिड के अंदर ये टूथ इनेमल सोलुबल है और टूथ इनेमल जो है वो खत्म हो जाता है जिससे दांत जो है वो गिरने लगते हैं या दांत घिसने लगते हैं। तो इसलिए माउथ का पीएच हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। हमेशा एक ऐसे टूथपेस्ट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसका पीएच जो हो वो 5.5 से ज्यादा हो। 5.5 से जब ज्यादा पीएच होगा या बेसिक जो है वो सब्सटेंस लें जिसके अंदर ऐसे टूथपेस्ट का यूज करें जिसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो। तो ऐसे में हमारे माउथ का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा और जो डेंटल डीके है, जो टूथ डीके है, ये नहीं होगा। कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ये भी पीएच चेंज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर पीएच का परिवर्तन हो रहा है तो इनकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अल्टर हो जाती हैं और लाइफ प्रोसेसेस जब अल्टर हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी चीज, सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का बहुत ही महत्व होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स के द्वारा सेल्फ डिफेंस भी किया जाता है और इसी को हम लोग केमिकल वॉरफेयर कहते हैं। आप लोग देखोगे जंगलों में एक पौधा मिलता है जिसका नाम है नेटल ट्री। अगर नेटल ट्री का पौधा आपके टच में आता है तो वो आपके बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देता है और ऐसी कंडीशन में आपको क्या होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, बर्निंग सेंसेशन आएंगे और इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि इसका एक इलाज उसी नेटल ट्री के बगल में उगने वाला एक पौधा है जिसको डॉग ट्री कहते हैं।
और डॉक्टरी के पत्तों को अगर उस जगह पर रगड़ा जाए तो इससे आराम मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो नेटल एसिड आपके स्किन पे जो है वो चिपका देता है, वो डॉग के प्लांट के अंदर बेस पाया जाता है, जिसको रगड़ने से दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इस तरह से बर्निंग सेंसेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर चींटी की बात करें या फिर जो वैस्प होते हैं, वैस्प की बात करें, तो इनके अंदर भी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और जिससे हमको इरिटेशन या फिर इचिंग और बड़े बड़े ब्लिस्टर्स, रेडिश ब्लिस्टर्स निकल जाते हैं। तो इन सब के अंदर अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो केमिकल्स के थ्रू अपने डिफेंस करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एनिमल और प्लांट्स जो है वो अपने डिफेंस को भी एसिड और बेस के द्वारा ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पीएच स्केल या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो आपका एसिड और बेस यहीं पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साल्ट को लेकर के। साल्ट क्या है और कैसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साल्ट का नेचर क्या होता है, क्या सभी साल्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं या साल्ट भी एसिडिक या बेसिक होते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे और कुछ कॉमन साल्ट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साल्ट को लेकर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो